दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर उमेश ओझा जो यूरोलॉजिस्ट हैं बॉम्बे हॉस्पिटल और हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई में। और डॉक्टर साहब को हमने आमंत्रित किया है आज प्रोस्टेट विषय पर बात करने के लिए और यूरिन से जुड़ी हुई और जो अन्य बीमारियां होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर उमेश ओझा, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्या बात है डॉक्टर साहब। और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं। विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है? पुरानी यादें ताज़ा हो रही है जी। उस ज़माने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे। इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज़, क्या बात है। यही आप लोगों की आवाज़ और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं। सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है, इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी पीछे रह नहीं सकते हैं। और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव ज़माने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है और अभी भी कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत कॉमन हो रहा है, आम हो रहा है। तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है? राइट। हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है जी। उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है। जी। आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है। जी। और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहाँ बनी रहती है। जी। और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। जी। जी। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन कि वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना ज़रूरी रहता है। जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है? राइट। सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है, ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन वहाँ कहाँ भी रिपोर्ट्स में पढ़ ले कि प्रोस्टेट बढ़ गई है, लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं। जी। जी। और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफ़ी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन
इंफॉर्मेशन होना महत्व का है, हाँ। लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा, ये बात सही नहीं है। जी। लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली, उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। तो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। जी। लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा, ये गलत बात है, और अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं? राइट। पहली बात मैंने बताया, ऐसे हेल्थ चेकअप में काफ़ी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। जी। प्रोस्टेट के लिए हम 3 चीज़ें देखते हैं। जी। एक, कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं। दूसरी बात, उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है, वो हम देखते हैं। और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है, उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है। जी। जी। सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है, जी। ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी ज़रूरी है। जी। जी। सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको 2 प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं। जी। एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहाँ यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना। और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं। उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं। जी। जी। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। जी। जैसे डायबिटीज़, यस। जहाँ डायबिटीज़ के कारण काफ़ी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। ओ। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज़, ओ। जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, ये सब सिम्टम्स के काफ़ी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है। जी। 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 इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं। जी। और फिर जांच करना ज़रूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है। जी। जी। तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी, या क्या तरीका है? राइट। पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को। जी। जी। उसका स्कोर रहता है, जिससे हमें आइडिया आता है कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है। जी। बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है। यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है। ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है। जी। ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज़्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवैल्यूएशन की ज़रूरत रहती है। जी। ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज़्यादा आया मतलब कैंसर ही है।
जी। पीएसए बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं। कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहाँ इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से। बट अगर पीएसए का नंबर ज़्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना ज़रूरी है। बिल्कुल। इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं। जी। सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है। ये सब चीज़ें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीज़ें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती है। जी। जी। ये भी जानना ज़रूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना ज़रूरी नहीं है। ओके। बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं। जी। जी। क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते। बिल्कुल। सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है। जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। तो बेहतर है कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है। और डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त ज़रूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज़ के लिए। आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं, जी। लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले ने जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करे, वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है। जी। लेकिन हम भगवान नहीं है। हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की ज़रूरत पड़ती है। जी, सही बात है। लेकिन एक मरीज़ यही मान के चलता है, क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने ज़िक्र किया था कि मरीज़ प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की ज़रूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से, दोनों बताइए। राइट। सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफ़ी बदलाव आया है। एक ज़माना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली 3 ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना, या तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवैल्यूएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फ़ायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। द सेकेंड पार्ट इज़ मेडिकेशंस। आजकल काफ़ी दवाइयाँ आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज़्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफ़ी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और 5 रिडक्टेज इनहिबिटर। ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफ़ी बदलाव आ गया है। अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई, तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज़ को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है। कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है, जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं। जी हाँ। क्योंकि यूरिन करने के लिए 2 चीज़ें महत्व की। यूरिनरी ब्लैडर में काफ़ी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए। पहले के ज़माने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास
एक ऑप्शन था। जी आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्प कहते हैं, जहां अंदर से ही लेज़र से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेज से रास्ता बढ़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर यूरिन को पेशेंट को यूरिन करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रेज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है। ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सकें, ये कोशिश रहती है। जी लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीज़ें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं। जी जी और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं। जी जी हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्चने पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है। जी सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे ये नई नई टेक्निक काफ़ी उसका प्रचार हो रहा है। जी जी और पेशेंट वो सोच के आ जाता है कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए? क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज़ घबराता है कि अरे हमें 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में। सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट्स क्वाइट ऑल राइट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TURP कहते हैं या होलेप जो लेज़र से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है, और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफ़ी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज़्यादा समय तक रखनी पड़ती है। जी लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, वो अब नहीं रहा है। पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है। जी जी डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वज़न बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वज़न बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं, डायबिटीज़, वेट गेन, ये सब चीज़ों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है। सो ये सब का कुछ कुछ ज़रूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीज़ें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं। जी जी लेकिन ये सब चीज़ें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है, जी क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं। सो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली असर करती है, और उसकी कुछ असर ज़रूर प्रोस्टेट में होती है। जी लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है। जी, लेकिन मोटापा और वज़न बढ़ना तो वैसे भी नुकसानदेह है। तो डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है? क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है? सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है जी और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के
कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है। जी स्मोकिंग इज़ डेफिनेटली वन फैक्टर। कुछ जी चीज़ें जेनेटिक्स हैं जो फैमिली से, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, उनको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है और रेगुलर चेकअप रखना ज़रूरी है। सो ये चीज़ें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जी जी। यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है कि जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफ़िकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना, ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए। जी क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना ज़रूरी रहता है। लेकिन ज़्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है। जी जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है। तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा लोग। एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है। जी सो हर पुरुष को, मैंने बताया, से प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है। जी। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके कारण? प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहाँ इन्फेक्शन होने से, प्रोस्टेटाइटिस जैसे हम कहते हैं, जी हाँ। कभी कभी वहाँ पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। ये चीज़ें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती हैं, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है। जी जी इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात, ये बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं, या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है। जी। तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो? जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफ़ी लाइफस्टाइल चेंज होती है। जी अब एक ज़माना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थाश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर ज़रूरत हुई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफ़ी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफ़ी टेंशन देती है। जी आप बम्बई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफ़र करना है गाड़ी में, और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहाँ मुझे सुविधा मिलेगी, कहाँ मैं यूरिन के लिए जा सकूँगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज़्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या आने शुरू हो जाती है। यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है। साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज़ होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। ओह, दोनों एक दूसरे से जुड़े That's हुए right. हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए। कौन सा जरूर। गाना? हाँ, आराम से रोक लेते हैं। एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ब्लैक पेंथर काफ़ी, का गाना। हाँ जी, रोमांटिक गाना है, जी, लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है। जी जी। डॉक्टर साहब, आपने अभी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था कि आप प्रोग्राम्स, म्यूज़िकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे।
तो हाँ जी। तो यहाँ गा के सुनाएंगे? नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक जमाना था गाते थे। जी। और यस, म्यूजिक इज सच ए सूदिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है। जी जी। और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूज़िक का सहारा बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी और आप जानते हैं कि लोग म्यूज़िक थेरेपी भी देते हैं। जी। सो म्यूज़िक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस। जी जी। सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूज़िक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है। जी, तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या? ये जो क्यों नहीं? यूरिन वाली जुड़ी क्यों नहीं? अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं। बंद हो जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की, और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है। रात में ख़ास तौर से कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये क्या वजह हो सकती है, और क्या कुछ सावधानी रखें कि ये स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें? राइट। सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना ज़रूरी रहता है कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी नहीं है, या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है। ये पहले हम देखते हैं। जी। दूसरी बात, लाइफस्टाइल। जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज़्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज़्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना ज़रूरी हो जाता है। सो काफ़ी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। जी जी। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है, वैसा नहीं है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी बाकी भी ऐसे कॉजेज़ है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। जी। कुछ लोगों की एसच स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है, और फिर थोड़ा सेंसेशंस हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं। सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं, या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है। जी जी। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होता है। और ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते, कहते हैं कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए। लेकिन ये गलत बात है। जी जी। क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं। इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया, और दूसरा पानी ज़्यादा पीना। लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज़्यादा होती है, या फिर? सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं। जी। जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफ़ी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है। और जब ज़्यादा यूरिन जमा होने लगता है, धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है। फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है। जी। जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है। ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफ़ी, टी
इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल। जी। कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीडिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए। जी। सो और फोर्थ, इन्फेक्शन विच इज़ वेरी कॉमन इन लेडीज। यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफ़ी अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये कॉमन कारण है जी। और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज़ में ये काफ़ी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस कि काफ़ी लोग मानते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए। सच बात है, पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। जी। तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफ़ी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना ज़रूरी हो जाता है। जी। और आजकल काफ़ी दवाइयाँ आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज़्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा, एक्सरसाइजेस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज़्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकें। जी। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में। और दूसरा, यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना ज़रूरी हो जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए? क्या वजह हो सकती है? महिलाओं में, पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी ज़रूरी है। जी। बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है। जी। दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंदर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीज़ें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जी। There are young ladies जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है। जी। सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है। जी। फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना ज़रूरी है। और थर्ड, फिर ज़रूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी। वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है। जी। जी। कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैज़म्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज़ को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है। तो ये काफ़ी चीज़ों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, बट ज़्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफ़ी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट और काफ़ी लेडीज़ तकलीफ सह लेती है कि कहाँ किसी को हम इसके बारे में बताएं। ये गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उससे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। और आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है। और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज़्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या
एहतियात बरत सकते हैं? क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है? सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को ज़रूर ये तकलीफ़ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं ओके। और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ़ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है। सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफ़ें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में जी। और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसकी असर बच्चों पे न पड़े और उस समय दवाइयाँ ऐसे यूज़ करनी पड़ती कि जिसकी आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। जी जी। और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए। वो अवॉइड करना ज़रूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी ज़रूरी है जी। क्योंकि कभी कभी कहाँ से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है। जी। सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाते हैं। जी, इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। कई बार आजकल जब न्यू कपल ख़ास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से। सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है। जी हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है। जी। हर पेशेंट वेदर इज मैन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है। जी दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है। जी। सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना ज़रूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। अल्टीमेटली सेक्शुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्दी हैप्पी सेक्शुअल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से इट इफेक्ट्स द सेक्शुअल एक्टिविटी ऑल्सो। बिल्कुल। ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनीबडी हेल्दी सेक्शुअल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। जी सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर ज़रूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और एवरीथिंग इज़ ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में ज़रूर हम एडवाइस दे सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बहुत सारी आती हैं। तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच ज़रूर करवाएं। और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। जी कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें। लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस लें, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज। कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए। ज़रूर। लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता, लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके। ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक्ट नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। जी। दूसरा इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। कि जहाँ पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है
वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है। ज़्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज़्यादा करके वहाँ स्नायुओं पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक न हो जाए जी। ये चीज़ें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, ज़रूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स ज़रूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है। जी, तो ये सर्जिकल प्रोसीजर से जो होता है तो कितने समय तक वो चलता है? क्या फिर वापस वही परेशानी तो नहीं होती? ज़्यादा करके इसके रिजल्ट्स 10 साल 5 साल अगले लंबे समय तक भी अच्छा मिल सकता है, लेकिन साथ में ये चीज़ें भी हमें ख्याल में करने की वेट कम करना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना। जी। ऑपरेशन ट्रीटमेंट का एक भाग है, साथ में ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस इक्वली इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मसल्स ही वीक होने लगे वापस तो ऑपरेशन के बावजूद भी वापस तकलीफ हो सकती है। जी। सो लाइफस्टाइल चेंजेस प्लस ऑपरेशन ये दोनों के साथ में रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। जी, तो अच्छा, तो पहले से क्या सजगता बरतनी चाहिए? किस तरह से सावधानी रखें कि ये स्थिति ना आए लीकेज वाली? पहले तो मैंने बताया ऐसे हमें ब्लैडर स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है, इसलिए समय समय से यूरिन कर लेना महत्व की बात है। सेकेंडली सम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं वो रेगुलर करना ज़रूरी है, ताकि पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग रहने से अगेन ये लीकेज का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा है प्रेगनेंसी के समय आजकल तो काफ़ी एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस बताई जा रही है, वो रेगुलर करना ज़रूरी है। अगर इस प्रकार से हम ख्याल रखेंगे तो शायद ये इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम काफ़ी कम हो सकता है। जी, तो किन आयु वर्ग के लोगों को ये समस्या ज़्यादा होती है? आजकल सुना है कि कम उम्र के युवाओं में भी। यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम वो ज़्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज़्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीज़ों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफ़ी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। एल्डरली पेशेंट्स में या प्रेगनेंसी के बाद में अगर वो पेल्विक फ्लोर मसल्स का ख्याल नहीं किया तो उनको, जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो तकलीफ होती है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के कारण अगर वहाँ के नर्व्स काम नहीं कर रही है तो उन्हें परमानेंट या तो कंटिन्यूस इनकॉन्टिनेंस होता है, जो हर समय उठ के खड़े होते यूरिन लीक हो जाती है। सो कभी कभी जैसे नर्व्स के कारण जो ये पूरी सिस्टम कंट्रोल करता है वो कंट्रोल चले जाने से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट वहाँ ज़्यादा करके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम रहते हैं जिसको एड्रेस करना भी इक्वली महत्व का है। जी, तो और जिनको ये समस्या होती है तो लोग कहते हैं कि या तो पैड का इस्तेमाल करें, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, या फिर कुछ थैली का इस्तेमाल, उसके बारे में बताइए, वो क्या है तरीका? सो यस, डायपर्स या पैड यूज़ करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, लेकिन एक मैं बताता हूँ, कभी कभी जो दिन में लोगों को स्ट्रेस रहता है और फिर उनको एक डर रहता है कि मुझे यूरिन हो जाएगी, सो वो जहाँ भी बाहर जाते पहले बाथरूम ढूंढते हैं। जी, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अभी स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। ऐसे लोगों को कभी कभी पैड यूज़ करने में या टेम्परेरी डायपर यूज़ करने में काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो टेंशन चला जाता है और उसके कारण अगर वो देखेंगे तो कभी वो पैड गिला भी नहीं होता है, लेकिन वो एक एश्योरेंस हो जाता है। मैंने काफ़ी लेडीज़ देखी है जो काम कम कर देते हैं, काम बंद कर देते हैं, घर पे बैठे रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है आज के ज़माने में, काफ़ी ट्रीटमेंट मिलती है और ये ट्रीटमेंट लेके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा के अपनी डे टू डे लाइफ कंटिन्यूस रखना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ों से क्वालिटी ऑफ लाइफ सफ़र नहीं होनी चाहिए। सो ये मन में से
डर निकालना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रॉपर मेडिकल एडवाइस लेने से आजकल काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन इस डर से कि इसकी ये प्रॉब्लम दूसरों को न बताने से प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। जी जी। सो ये महत्व का है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए, उनका सॉल्यूशन मिल जाता है और उससे काफ़ी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ये उनसे सुना है कि हम तो बस अब घर में ही बैठे रहते हैं, ये डर बना रहता है। ये ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट लेके अपना काम, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, बाहर जाना ज़रूर चालू रखना चाहिए जी क्योंकि नहीं तो एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जी। शुरू होने का डर रहता है। जी तो ये इसके बारे में ये बहुत महत्व का समझना ज़रूरी है कि टॉक टू पीपल, टॉक टू डॉक्टर्स बिल्कुल। और सही समय में ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। जी। बुज़ुर्गों को हमने सुना है, कई बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो यूरिन की समस्या के कारण कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम जाएंगे, हमें वहाँ फिर बाथरूम की समस्या होगी। तो आपकी बातों से काफ़ी इंस्पायर होंगे कि आप उसका एक तरीका है, उसकी व्यवस्था है, वो करके आ जाइए। तो एब्सोल्युटली। कुछ लोग जैसे रहते हैं जिनको पेशाब की थैली काम नहीं करती है, जी हाँ। उन लोगों को कभी कभी नली और बैग लगाना ज़रूरी जी पड़ता है। जी। जी और जब तक वो प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट न हो वो नली लगानी पड़ती है। आजकल उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं जिसे हम इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन बोलते हैं, अच्छा। ताकि पेशेंट खुद छोटी नली से दिन में 3 या 4 बार यूरिनरी ब्लैडर खाली कर सकता है जी और उनको कंटिन्यूस बैग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है जी। जी और अपनी डेली लाइफ और काम पे वो जा सकते हैं। जी। सो कभी कभी लोगों को एक माइंड ब्लॉक जैसा रहता है कि ये कैसे होगा, लेकिन काफ़ी लोग कर रहे हैं। जी सो इन शॉर्ट ये सब प्रॉब्लम की समस्या रही, एक्सपर्ट से बात कीजिए, का अपना माइंड ओपन रखना बहुत ज़रूरी है। जी। मान लेना कि नहीं अब इसकी कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मुझे सफ़र ही होना है, ये गलत बात है। बिल्कुल। क्योंकि मेडिकल एडवाइस और आप अगर ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहें तो काफ़ी ऑप्शंस हैं जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर इम्प्रूव हो सकती है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, अभी बहुत सारी बातें चल रही थी। हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो तुरंत यूरिन पास करके आते हैं वॉशरूम से और तुरंत 5 मिनट के अंदर वापस जाते हैं और वो जांच कराते हैं तो सब कुछ नॉर्मल आता है। तो ये क्या वजह हो सकती है और इसका किस तरह से इलाज हो सकता है? सो ये कभी दो चीज़ होती है। अगर पूरी यूरिन एक समय में निकलती नहीं है तो वो बार बार जाने की इच्छा रहती है, जो कभी कभी यूरिनरी पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ब्लैडर वीक होने से हो सकता है। दूसरा है जिनकी ब्लैडर सेंसिटिव होती है, जी जिसके कारण थोड़े बूंद रहने से भी वो सेंसेशंस बने रहते हैं और इसके कारण बार बार जाने की इच्छा रहती है, जाके बाथरूम में काफ़ी समय तक बैठते हैं लेकिन ज़्यादा यूरिन होती नहीं है। तो ये कभी कभी सेंसिटिव ब्लैडर के कारण हो सकता है, जी जो पहले जांच करके हम देखते हैं कि अंदर कोई रोग नहीं है। अगर वैसे नहीं रहा तो दवाइयों से वो सेंसेशन कैसे कंट्रोल में करना वो हम कोशिश करते हैं। जी। और तीसरी बात कि पेशेंट को भी कभी कभी अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता रहती है जी कि एक बार करके आए तो सेंसेशन बाईपास करना सीखना पड़ता है कि थोड़े सेंसेशंस रहे हम उसको बाईपास कर देंगे। एक बार वो पेशेंट अगर बिजी हो गया तो सेंसेशन काफ़ी समय तक वापस चला जाता है और बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी बिल्कुल। लेकिन ये सब चीज़ें एक बार टेस्ट कराने के बाद करनी चाहिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि अंदर कोई रोग नहीं है। जी और फिर ये काफ़ी चीज़ों से लोग अपने आप अपने को सेल्फ ट्रेन कर सकते हैं कि छोटे छोटे ऐसे सेंसेशंस हुए उसको बाईपास करके हम अपने काम में लग जाएं। जी क्योंकि नहीं तो सेंसेशन इतना इरिटेबल हो जाता है कि बार बार फिर उनको इच्छा रहती है कि मैं जाके यूरिन करके आऊँ। जी। और सारा फोकस, सारा ध्यान उसी पर रहता है Absolutely. कि कुछ भी शुरू करने से पहले पहले यूरिन के और लिए फिर वो चले डर जाएं। सा रहता है कि अगर कपड़े में कुछ बूंदे हो लग गई गई तो और कुछ स्मेल आने लगी तो एक एम्बैरेसमेंट जैसा होने लगता है। जी इसलिए दे बिकम वेरी कॉन्शियस। जी सो ये चीज़ें थोड़ी आई थिंक सेल्फ कॉन्शियस रहना ज़रूरी है कि हर सिम्टम के पीछे भागना नहीं है। थोड़ा थोड़ा
मानसिक बाईपास करना भी सीखना ज़रूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मेल की बात की, तो यहाँ पर एक बात जहन में आई है कि अमूमन लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हमारी यूरिन में दुर्गंध है, तो ये क्या लक्षण हो सकता है? स्मेल आ रही है अलग तरह से और कलर चेंज होता है कई बार। सो एक बात कि शायद यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, जी क्योंकि काफ़ी लोग पानी कम कर देते हैं ये डर से कि मुझे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अल्टीमेटली यूरिन शरीर का कचरा है, उसमें सब केमिकल्स वगैरह रहते हैं जिसकी स्मेल आती है। सो ज़्यादा पानी पीने से यूरिन काफ़ी डाइल्यूट हो जाती है और स्मेल कम हो जाती है। जी दूसरी बात, कुछ दवाओं ऐसी रहती है जिसकी स्मेल यूरिन में आ सकती है। तीसरी बात, कुछ डाइट जिसके कारण भी यूरिन में स्मेल आ सकती है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ज़्यादा पानी पीने से वो डाइल्यूट होने से स्मेल काफ़ी कम हो जाती है। जी दूसरी बात है, जिनको कुछ ड्रॉप्स कपड़े में रह जाते हैं, देन वो स्मेल कंटिन्यूसली उनको ऐसे लगता है कि यूरिन की स्मेल आती है। सो वहाँ कभी कभी एब्जॉर्बेंट पैड वगैरह पहनने से ये प्रॉब्लम कम होती है कि कपड़े में यूरिन जमा न होने से वो भी स्मेल कम हो सकती है। ये बताइए डॉक्टर साहब कि किडनी स्टोन और यूरिन की समस्याओं का आपस में क्या तालमेल है और किस तरह की बीमारी ये मिलके रचते हैं? राइट। सो यूरिनरी स्टोन्स वो भी एक काफ़ी बड़ी समस्या बन रही है। जी और कुछ कुछ इलाके में जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ स्टोन डिजीज़ काफ़ी लोगों को तकलीफ़ दे रहा है। स्टोन के दो प्रॉब्लम हो सकते हैं। कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं, स्टोन बढ़ते जाता है जी जी और किडनी पूरी डैमेज हो जाती है, तब तक पता नहीं चलता है। और कुछ स्टोन्स, छोटे स्टोन्स रहते हैं, जब वो स्टोन नीचे निकलने की कोशिश करती है इतना दर्द देता है कि पता चलता है कि स्टोन है। अब स्टोन बनने के अलग अलग कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है पानी कम पीना, जी क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन से जो क्षार जो बनते हैं वो किडनी में एक बार जमा होने लगे तो वो फोकस बन के स्टोन्स बढ़ने लगते हैं। जी जी सो सबसे बड़ी दवा यहाँ पानी है। दूसरी बात, कुछ लोगों को कैल्शियम और यूरिक एसिड उनकी मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल शरीर में होने से भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। तीसरी बात, अगर यूरिन कॉन्स्टेंटली जमा होती है किडनी में या यूरिनरी ब्लैडर में, उसके कारण भी स्टोन बन सकते हैं। सो ये अलग अलग कारणों से स्टोन बनते हैं। सो हमारे देश में रेगुलर हेल्थ चेकअप जैसा कोई लोग मानते नहीं है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप ज़रूरी है। जी कुछ लोग मानते हैं कि हम हेल्थ चेकअप कराएंगे, उसमें कुछ निकलेगा, हमको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, इसलिए मत चेकअप कराओ। इससे चेकअप मत करवाओ। जी जी लेकिन चेकअप करना ज़रूरी है, ताकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुए तो उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। दूसरी बात, आजकल स्टोन के लिए काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हुए हैं और ट्रीटमेंट आसान हुई है। जी कभी कभी छोटे स्टोन्स के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, उससे निकल सकता है। लेकिन महत्व का है हमें कॉन्स्टेंटली चेकअप रखना कि स्टोन के कारण किडनी पे प्रेशर आके किडनी डैमेज नहीं हो रही है। क्योंकि कभी कभी पेन नहीं होता है, लेकिन किडनी पे प्रेशर आने से धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है और फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जी सो ये भी गलत बात है कि अगर दर्द नहीं है तो स्टोन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तपास करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टोन की पोजीशन क्या है, उसके कारण किडनी में कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को कितनी तकलीफ हो रही है। उस हिसाब से निर्णय लेते हैं कि कुछ करने की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है। जी आजकल एंडोस्कोपिक या दूरबीन से और लेज़र एनर्जी के सोर्स अवेलेबिलिटी के कारण ट्रीटमेंट काफ़ी इजी हो गई है जी और बड़ा कट वगैरह करके स्टोन निकालने की आवश्यकता नहीं रही है। जी सो अर्ली स्टेज में अगर हम ट्रीट करेंगे तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। जी लेकिन एक बात हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कोई भी दवाई या कोई भी ऑपरेशन की आड़ असर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अच्छी तरह ऑपरेशन करने के बाद में भी अगर पेशेंट के टिश्यू ठीक नहीं रहे तो फिर वहाँ दिक्कत हो सकती है। जी दूसरी बात, स्टोन के साथ डर लगता है इन्फेक्शन का, क्योंकि जब किडनी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है और उसके साथ में इन्फेक्शन बन गया तो वो कभी कभी
लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है, जिसे हम यूरोसेप्सिस कहते हैं। क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हुआ, किडनी ब्लॉक है, इन्फेक्शन निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फिर इन्फेक्शन पूरे बदन में फैल जाता है, वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो स्टोन के साथ इन्फेक्शन को दूसरी चैलेंज है। तीसरी बात स्टोन और डायबिटीज़, क्योंकि अगेन डायबिटीज़ के कारण इन्फेक्शन होने की शक्यता बढ़ जाती है। सो ये सब चीज़ों से सिंपल स्टोन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और कभी कभी काफ़ी सीरियस बीमारी के साथ हमारे पास आते हैं। सो अगेन इन शॉर्ट, अगर रेगुलर चेकअप रखेंगे तो वो समय से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी जी। दूसरी बात है, वंस अ स्टोन फॉर्मर इज ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर। और हमारे पास ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं है जिससे हम आपको अश्योर कर सकें कि आप ये लीजिए, आपको भविष्य में स्टोन नहीं होगा। जी जी। ये गलत बात है, इसलिए रेगुलर चेकअप रखना ज़रूरी है। तीसरी बात है, लोग आके पूछते हैं कि हम इस कुएं का पानी पिए या इस प्रकार की ट्रीटमेंट करें। आप जो ठीक लगे वो ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन महत्व का है कि चेकअप रखना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट की, कुछ पान खाए, कुछ काढ़ा पिया, अच्छी बात है। अगर जो ट्रीटमेंट की साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप उसे कोशिश करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग फिर तपास नहीं करते हैं और मान लेते हैं कि स्टोन चला गया है, लेकिन अगर स्टोन अंदर बड़ा होके किडनी को डैमेज करे तो आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन रेगुलर चेकअप और एक बार अच्छा मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये गलत बात है कि हर समय आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बताएंगे कि आप ऑपरेशन करवा लो। ये कुछ कुछ चीज़ें लोग मानते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। हर डॉक्टर ये करने में कोई अच्छी बात है वैसा नहीं मानता है। लेकिन वो डर, उस डर से अगर हमने व्यवस्थित ट्रीटमेंट नहीं ली और फिर ऐसा समझ आता है कि किडनी एक बार डैमेज हो गई, फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जी। सो यस, स्टोन के लिए चेकअप महत्व का है। कुछ कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे पानी पीना बहुत महत्व की बात है। एक्स्ट्रा कैल्शियम, एक्स्ट्रा सॉल्ट अवॉइड करना ज़रूरी है। ओके। ज़्यादा एनिमल प्रोटीन लेना एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ जिसे ऑक्सलेट के प्रॉब्लम है उनको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है। लेकिन सब पेशेंट को डाइटरी रिस्ट्रिक्शन करके, जैसे बीज जैसी चीज़ें, सब वो बीज जैसी टोमेटोज वगैरह खाना बंद कर देना, वो भी सही नहीं है। सो स्टोन ट्रीटमेंट में भी काफ़ी मिथ्स है, वो ज़रूरी नहीं है। जी जी। तो अभी बीज की बात की तो अभी ध्यान में आया कि आजकल तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर छाया हुआ है कि ये कद्दू का बीज और फ्लैक्स सीड और जाने कौन कौन से बीज खाएं तो स्टोन से निजात पाया जा सकता है, यूरिन की समस्या ठीक हो जाएगी, ये प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। तो सो ये मेरी राय में काफ़ी गलत बातें हैं। एज अ साइंटिस्ट, जब तक मुझे एडिक्वेट एविडेंस नहीं है, जब तक इतना एक्सपीरियंस जो रिपोर्ट के साथ बताया नहीं गया कि ये करने से डेफिनेट फ़ायदा होता है, वो चीज़ें मान्य करना वो पॉसिबल नहीं रहता है। बिल्कुल। एट द सेम टाइम, every pathy has some treatment for every problem, be it homeopathy, be it allopathy, be it ayurvedic. बट ये समझना ज़रूरी है कि ऐसी ट्रीटमेंट होनी चाहिए जिसकी आड़ असर ना हो। एट द सेम टाइम रेगुलर चेकअप करके उसका रिजल्ट देखना ज़रूरी है। जी। बाकी काफ़ी चीज़ें जो सोशल मीडिया पे या गूगल में आती है, साइंटिफिकली सब चीज़ें प्रूव नहीं हुई है। जी। ये कुछ लोगों का अनुभव है, लेकिन वो अनुभव सब पेशेंट के लिए सही है कि नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। सो इंफॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक एनालिसिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। जी। इस तरह की बीमारियां जब होती हैं तो डॉक्टर के शरण में ही जाना चाहिए, वही ज़्यादा अच्छा होता है। किडनी स्टोन जब होता है तो उसके क्या बेसिक लक्षण क्या होते हैं और उस क्या स्थितियां हो कि मरीज डॉक्टर के पास जाए और किस डॉक्टर के पास जाए? सो बेसिकली पेन, अगर सीवियर पेन रहा पीछे के भाग में या फ्लैंक जिसे हम कहते हैं, तो वो स्टोन के लिए कॉमन सिम्टम है। जी। इन्फेक्शन दूसरा सिम्टम है। ब्लड इन द यूरिन, ये एक सिम्टम बहुत महत्व का है।
क्योंकि स्टोन के कारण तो ज़रूर ब्लड आ सकता है, लेकिन हमें हमेशा फिक्र रहती है कैंसर की, क्योंकि वो एक सिम्टम है जो अगर किसी मरीज़ को हमने सुना कि उनमें ब्लड जाती है, ये चेकअप करना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर नहीं है। सो बेसिकली जहाँ तक स्टोन का प्रश्न है, मेनली पेन इज़ द कॉमनेस्ट सिम्टम, सेकेंड इज़ इन्फेक्शन, एंड थर्ड कभी कभी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता चल जाता है। जो सोनोग्राफी इज़ अ सिंपल टेस्ट, जी जी, जो सोनोग्राफी रूटीनली करवाने में न तो कोई उसकी आड़ असर है, न तो इतनी एक्सपेंसिव है, लेकिन काफ़ी यूरिनरी ट्रैक के प्रॉब्लम प्राइमरी डिटेक्ट करने के लिए सोनोग्राफी महत्वपूर्ण इन्वेस्टिगेशन है। जी डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमें बताइए कि लोग सर्जरी के नाम ढूंढ लेते हैं और सर्जरी के बारे में जानकारियाँ हासिल करते हैं, तो आप बताइए कि ये एक रोबोटिक सर्जरी और पारंपरिक सर्जरी एक होती है, तो मरीज़ इनका नाम सुन के बहुत ही मतलब चिंता में पड़ जाते हैं। क्या है ये, दोनों में किस तरह का अंतर है? यहाँ मैं एक बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब भी ऑपरेशन का प्रश्न आता है, अगर आपके मन में डाउट है तो ज़रूर सेकंड ओपिनियन लीजिए। जी जी, क्योंकि ये महत्व की बात है कि कभी कभी हमें डाउट होता है कि ये जो सलाह दे रहे हैं सही है कि नहीं। सो आई थिंक नथिंग इज़ रॉन्ग कि बड़ी अगर सर्जरी आपको करवानी है, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी या कोई भी सर्जरी फॉर दैट मैटर, अगर आपको रहा कि ज़रूरी है या नहीं, ज़रूर सेकंड ओपिनियन लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, उसके कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज वैसा है कि उसके कारण एक तो हमें बड़ा कट लेना नहीं पड़ता है। ओके। दूसरी बात है कि रिकवरी पीरियड ज़्यादा अच्छा रहता है, कम रहता है। तीसरी बात है कि टेक्निकली ये सब साधनों से जो मैग्निफिकेशन और प्रिसिशन हमें मिलता है, उससे ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। लेकिन महत्व का है दैट इट्स नॉट ओनली द टूल, इज द पर्सन बिहाइंड द टूल दैट इज इम्पॉर्टेंट। जी जी, सो हर टेक्नोलॉजी आई और वो कराने से फायदा ही होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऑपरेशंस ऐसे भी हैं कि जहां ओपन सर्जरी गिव्स बेटर रिजल्ट्स। जी जी, सो ये बात नहीं कि हर चीज लेप्रोस्कोपी या रोबोटिक करने से ही अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है। ओपन सर्जरी से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इसी के कारण एक्सपर्ट के पास जाके हर प्रोसीजर के क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज वो समझना ज़रूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण भी काफ़ी आउटकम में इम्प्रूवमेंट होता है, उसमें भी प्रश्न नहीं है। जी जी, सो ये बैलेंसिंग एक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स वाई टेकिंग प्रॉपर एक्सपर्ट ओपिनियन, अपने आप या अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों की राय लेने से ज़्यादा महत्व का है। आप मेडिकल राय लीजिए और ज़रूर पड़ी तो सेकंड ओपिनियन लीजिए। जी बिल्कुल, उससे निश्चिंतता हो जाती है कि सेम बात दो डॉक्टर्स ने बोली है, और ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है, और ये बड़ी ऑनेस्ट बात है कि एक डॉक्टर की ओर से ये सलाह दी जा रही है, बड़ी बात है। और वापस हम एक बार प्रोस्टेट की ओर जाते हैं। प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में, कितनी ये आसान होती है और कितनी कठिन होती है मरीज़ के लिए? मरीज़ के लिए आजकल ये न्यू टेक्नोलॉजी के कारण इतनी तकलीफदायी नहीं है। वो एनेस्थीसिया में करते हैं, दूरबीन से करते हैं ताकि कोई कट वगैरह या उसका पेन नहीं रहता है। जी हाँ, और रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। और आजकल ये सब नई टेक्नोलॉजी से काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और पहले जैसे बड़ा कट लेना, बहुत ब्लीडिंग हो रहा, बहुत दिनों तक नली रखना, वो सब दे आर थिंग्स ऑफ पास्ट। सो रिकवरी काफ़ी जल्दी होती है और पेशेंट अपने काम पे बहुत जल्दी वापस जा सकता है। महत्व का है दैट डिसीजन मेकिंग कि ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, और किस प्रकार की सर्जरी उस पर्टिकुलर केस के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये डिसीजन और डिस्कशन महत्व का होता है। जी, अब हर ऑपरेशन के मैंने बताया कुछ कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है,
ऑपरेशन के बाद में वीर्य बाहर आना बंद हो सकता है, जी कभी कभी वापस पैसेज नैरो होके जिसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं वो भी हो सकता है। सो कोई भी सर्जरी 100% सक्सेसफुल नहीं रहती है और हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर रहती है। जी इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि हम क्यों सर्जरी करवा रहे हैं, उसके कितने फ़ायदे हैं, कितने गैर फायदे हैं, और फिर वो समझ के फाइनल निर्णय लेना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। जी। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से उसकी सर्जरी से क्या उनकी मैरिज लाइफ पर भी असर पड़ता है? मैंने बताया इससे कि वो जो वीर्य बाहर आना कभी कभी बंद हो सकता है। आजकल कुछ नई टेक्निक ऐसे भी आई है कि ये भी कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड हो सकता है। इसलिए यंग पेशेंट्स में हो सके इतनी हम दवाइयों से कोशिश करते हैं कि अगर उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं तो हम ऑपरेशन की तरफ कम जाना पसंद करते हैं। फिर भी मैंने बताया ऐसे आजकल काफ़ी प्रोसीजर लाइक यूरोलिफ्ट, रेज्यूम, आइटीन, ये अलग अलग नाम है, लेकिन उससे ये प्रॉब्लम कम होने की शक्यता ज़्यादा है। लेकिन उसके रिजल्ट्स लंबे समय तक कितने अच्छे रहेंगे वो बताना मुश्किल है। उस पर्टिकुलर पेशेंट की ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि कौन सी प्रोसीजर वो पेशेंट के लिए अच्छी है। जी बिल्कुल। और अब आखिर में हमें बताइए डॉक्टर साहब कि अपने देश में प्रोस्टेट संबंधी जागरूकता को लेकर किस तरह की सजगता है और क्या सजगता बरतनी चाहिए कि प्रोस्टेट की जो आजकल ये बीमारी बढ़ रही है कम हो जाए? आई थिंक काफ़ी चीज़ें, लोग हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस डेफिनेटली बढ़ रही है। जैसे काफ़ी रेगुलर हेल्थ चेकअप करने से भी पता चलता है कि प्रॉब्लम है कि नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रेगुलर हेल्थ चेकअप। कुछ एब्नॉर्मल यूरिनरी सिम्टम्स रहे तो समय में जांच करना, ये सबसे बड़ी बात है। अदरवाइज कंपेयर टू जब हम पहले प्रोस्टेट के बारे में सोचते थे, लोग आते थे कॉम्प्लिकेशंस लेके आते थे, नली लगा के आते थे, वो काफ़ी अवेयरनेस के कारण प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो रही है। प्लस अच्छी अच्छी ट्रीटमेंट मिलने लगी है, पहले दवाइयाँ नहीं थी, अभी दवाइयाँ से ऑलमोस्ट 60 to 70% पेशेंट्स को हम राहत दे सकते हैं। सो ये काफ़ी चेंजेस हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल। और आपके जैसे प्रोग्राम के माध्यम से ये लोगों को अश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है कि खाली रिपोर्ट देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी। और जब हम भी निर्णय लेते हैं उस समय हम भी ये देखते हैं कि हमें रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट को ट्रीट करना क्या है। बात है। ये बहुत महत्व की बात है। ये डर रखना कि हम चेकअप करेंगे कुछ निकल आएगा और ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, ये बात नहीं है। लेकिन अगर पता चला तो समय में प्रिकॉशंस ले सकते हैं और राइट समय पे राइट ट्रीटमेंट हम एडवाइस कर सकते हैं। जी सही बात है। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में तो जाहिर सी बात है, कैंसर के नाम से लोग डरते ही हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर क्या पूर्णतः इलाज हो जाता है या ना? बहुत महत्व की बात आपने कही है। जी। पहली बात, एज वेरी राइटली यू सेड, कैंसर नाम सुन से लोग घबरा जाते हैं। जी बिल्कुल। प्रोस्टेट का कैंसर आजकल जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो इट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटनिंग एट ऑल। कैंसर शब्द बड़ा है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट प्लान कभी कभी कैंसर जानने के बाद भी हम बोलते हैं कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जी। क्योंकि इतना लो ग्रेड और अर्ली स्टेज में रहता है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। और दूसरा, ऐसे स्टेज में भी लोग आते हैं कि जहाँ पूरे बदन में वो स्प्रेड हो चुका रहता है। अच्छा। तो फिर उसकी ट्रीटमेंट काफ़ी दिक्कत वाली बन जाती है। लेकिन आजकल प्रोस्टेट कैंसर की काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जहां हम अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, हम ये बात करते हैं कि हम क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा करके पहले जब कैंसर की बात आती थी हम बताते थे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैंसर प्रोस्टेट के लिए काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जी। जब खाली लोकली प्रोस्टेट में डिजीज़ रहता है तो जिसे हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, जहाँ पूरी ग्रंथि निकाल देते हैं, या तो रेडिएशन करके रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स रहता है। अगर वो आगे थोड़ा स्प्रेड हुआ रहता है तो फिर उस हिसाब से रेडिएशन या हार्मोनल इंजेक्शंस की हम मदद लेते हैं। और जिनको काफ़ी स्प्रेड हुआ रहता है उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट आई कैन टेल यू, ये कैंसर इतना
डरने वाला कैंसर नहीं रहा है और रेगुलर चेकअप, पीएसए चेकअप अगर हम अर्ली डिटेक्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं। जी डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की बात चल रही थी थोड़ी देर पहले, तो किडनी ट्रांसप्लांट की स्थिति कब आती है और किस तरह के जोखिम होते हैं उसमें, और क्या किडनी ट्रांसप्लांट से किडनी की समस्याएं दूर हो जाती हैं? जिसे किडनी फेलियर होता है, जिसके अलग अलग कारण हैं, और जब दोनों किडनी फेल हो जाती है तब परिस्थिति आती है कि वो किडनी रिप्लेसमेंट करना या किडनी फंक्शन रिप्लेस करना ज़रूरी हो जाता है। हमारे देश में अब सबसे कॉमन कारण डायबिटीज़ बन रहा है, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर जी, और कुछ किडनी के इन्फेक्शन या कभी कभी स्टोन्स वगैरह की किडनी ऑब्स्ट्रक्ट होकर अगर सही समय में ट्रीटमेंट नहीं ली तो फिर ये किडनी डैमेज हो जाती है। जी, जब दोनों किडनी डैमेज हो जाती है तब हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि किडनी के बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इज़ अ फिल्ट्रेशन प्लांट इन आवर बॉडी। जी, जी, और जब वो काम नहीं करता है तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना शुरू हो जाता है, एसिड बेस बैलेंस में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खून बनाने में तकलीफ होने लगती है, किडनी हमारा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ख्याल करती है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। और कभी कभी जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या पोटाशियम बढ़ने से या एसिडोसिस बढ़ने से वो कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है और उस समय इसे हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, या तो डायलिसिस या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। डायलिसिस ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है, जो हफ्ते में 2 या 3 बार मरीज को मशीन के ऊपर जाके ये ब्लड साफ करना या जो केमिकल्स जो बदन में तकलीफ देती है उनको क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है, दैट इज़ डायलिसिस। जी, लेकिन डायलिसिस के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है और उससे पूरे किडनी के फंक्शन का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। जी, जी, सो द बेटर ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जी, नाउ किडनी ट्रांसप्लांटेशन से नई किडनी मरीज को देके जो फिर वो किडनी का काम अपने आप ले लेती है, जिससे नियर नॉर्मल लाइफ पेशेंट की हो सकती है। जी, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। हर साल कुछ 2 लाख मरीज इंडिया में है जिनको ये रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और अल्टीमेटली 10% मरीज़ हैं जिनको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है। जी, जी, क्योंकि डायलिसिस अब काफ़ी सेंटर्स में डायलिसिस की सुविधा मिल रही है, लेकिन वो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ऑर्गन मिलना डिफ़िकल्ट है। जी, जी, 2 प्रकार के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जिसे हम रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं या डिजीज डोनर या कैडावर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लिविंग डोनर में जहां पेशेंट और डोनर दोनों की किडनीज मैच होती है, जो अलग अलग ब्लड टेस्ट से हम चेक करते हैं, वो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पर्सन डोनेट करता है उनकी हेल्थ को हमको ज़्यादा चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि किसी ने डोनेट किया और खुद पेशेंट बन गए। बिल्कुल। पहले वो सब हम चेकअप करते हैं कि जो डोनेट करना चाहते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फॉर्चुनेटली एक किडनी से कोई भी पेशेंट अच्छी ज़िंदगी जी सकता है और इसके कारण अगर बाकी सब रिपोर्ट्स ठीक रहे तो एक किडनी डोनेट कर सकता है। जिसे हम लाइव डोनर ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं और इसमें भी कुछ गवर्नमेंट्स के कानून है, उस हिसाब से हम डोनर सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, जी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है जिसे हम डिजीज डोनर और कैडावर ट्रांसप्लांट कहते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आफ्टर डेथ अगर हम किसी को मदद कर सके तो इससे बड़े चीज़ क्या है। जी। और
डेथ हम ऐसे मानते हैं कि अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हमारी डेथ हो गई। एक्चुअली ये ब्रेन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। जी जी। और जब ब्रेन काम करना बंद हो जाता है तो उसे हम ब्रेन डेड कहते हैं। जी जी। ना कुछ मरीज जिनके कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हुए, जिनको एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण ब्रेन डैमेज हो जाता है, जहां टेक्निकली व्यवस्थित जांच करके एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मरीज अभी ब्रेन डेड है, जिसको वापस जिंदा करना पॉसिबल नहीं है। अगर उनके ऑर्गन्स यूज कर सकें तो वो ऑर्गन से काफी लोगों को सेकंड लाइफ मिल सकती है, जिसे हम कैडेवर ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी जी। क्योंकि अदरवाइज यही ऑर्गन्स या तो हम दफना देते हैं या हम जला देते हैं। अगर समय में ये ऑर्गन्स अगर मिल गए तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है। जी। ये बात मानना गलत है कि कहाँ भी एक्सीडेंट हो गया, कहाँ से हम ऑर्गन ले लेंगे और ट्रांसप्लांट कर देंगे। ये सब अगेन मिथ्स है। ऑर्गन डोनेशन के लिए पहले तो मरीज ज़्यादा करके इस बीमारी से जब आईसीयू में वगैरह रहते हैं, जब पूरी ट्रीटमेंट की कोशिश हो जाती है, उसके बावजूद जब 4 एक्सपर्ट बताते हैं कि वापस जिंदा रहने की कोई चांस नहीं है, उस समय हम पेशेंट के जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है वो रिलेटिव से पूछते हैं कि आप डोनेशन के लिए तैयार है कि नहीं। ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत कम समय मिलता है कि इसके बाद में हार्ट बंद हो जाता है। अगर एक बार हार्ट बंद हो गया तो ये जो ब्लड फ्लो ऑर्गन्स को मिल रहा था डेड बॉडी में, जिसके कारण ऑर्गन्स कुछ समय तक काम करते हैं, अगर उस समय के दरमियान हमको ऑर्गन मिले तो ही हम यूज़ कर सकते हैं। जी जी। ये अगर लोगों को अवेयरनेस रही कि समथिंग कॉल्ड कैडेवर ट्रांसप्लांट जैसा है, जो इस प्रकार के ब्रेन डेड लोगों के ऑर्गन्स जो लीगल फ्रेमवर्क के अंडर जब लिए जाते हैं और पेशेंट्स को देते हैं, काफ़ी पेशेंट्स को सेकंड लाइफ मिलती है। जी। ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी। दूसरी बात, ट्रांसप्लांट के बाद भी 100% सक्सेस नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली और किसी का ऑर्गन जब मिलता है वो बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है उसके ऊपर भी निर्भर रहता है। जी जी। उसके लिए जांच ज़रूर करते हैं, उसके लिए काफ़ी दवाइयाँ हैं जिससे ये रिजेक्शन ना हो, वो कोशिश होती है, लेकिन हर बॉडी वो एक्सेप्ट कर सकेगी कि नहीं, वो भी प्रश्न रहता है। ये सब चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो मरीज़ ऑर्गन फेलियर से तकलीफ़ में है, उनके लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, उनको एक नई लाइफ मिल जाती है। जी। लोगों को इसके बारे में भी जानकारी बहुत महत्व की है। और इसके पीछे भी काफ़ी मिथ्स जो वगैरह रहती है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। जी। काफ़ी लोग खाली पढ़ते हैं कि ये ऑर्गन चोरी हुई या अनरिलेटेड पैसे दे के ट्रांसप्लांट, वो कॉमन नहीं है। जी। इसीलिए राइट सेंटर में राइट लोगों से सलाह लेके राइट लीगल फ्रेमवर्क में अगर हम ये करेंगे तो काफ़ी लोगों को हम नई ज़िंदगी दे सकते हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि ब्रेन डेथ इज़ डेथ, और उनके समय में ऑर्गन अगर हम निकाल के किसी को डोनेट कर सके तो काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जी, बिल्कुल बड़ी तथ्यपरक बात कही है आपने। और ये अमूमन लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, सांस रुकी तो इंसान चला गया, लेकिन आपने एक कितनी जानकारी वाली बात बताई कि मस्तिष्क, ब्रेन का काम करना ज़रूरी है, ब्रेन रुका तो फिर इंसान गया। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ी ही ज़रूरी बात है, वो है यूरिनल ट्रैक में कैंसर की समस्या। हम चूँकि यूरिन की बातों, यूरिन के विषय पर बात करें तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। सबसे बड़ा लक्षण ब्लड इन द यूरिन, जब भी रिपोर्ट में या मरीज़ देखता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है, उस समय जांच करना बहुत ज़रूरी है। जी। किडनी कैंसर, जब ये हम जांच करते हैं तो कुछ किडनी में भी हमें कैंसर दिखाई देता है। जी। सबसे बड़ी समस्या ब्लैडर कैंसर की है। जी। और द कॉमनेस्ट कॉज इज स्मोकिंग और टोबैको। जो
लोगों को पता नहीं है, लेकिन टोबैको से ये ब्लैडर कैंसर बहुत कॉमन हो रहा है और वो अगर समय से ट्रीट किए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा स्प्रेड हो गया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। सो अगेन यहाँ 2-3 चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई थिंक टोबैको इज़ अनदर थिंग जिसके कारण शरीर में काफ़ी जगह में कैंसर होने की शक्यता रहती है। और तीसरा है रेगुलर हेल्थ चेकअप, जो अगेन समय में कैंसर की बीमारी पता चलने से उसकी समय में अगर ट्रीटमेंट कर दी तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। जी, मतलब ये पूर्णतः इलाज हो सकता है अगर समय पर। एब्सोल्युटली। जी, और अब चलते चलते हमारे श्रोताओं को सलाह दीजिए डॉक्टर साहब कि ये प्रोस्टेट के बढ़ने के बारे में, प्रोस्टेट और यूरिन की समस्याओं से जूझते लोगों की सजगता के लिए आप चंद शब्दों में क्या कहेंगे? कुछ चीज़ें शरीर में कुदरती बढ़ती है, लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड। हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि उम्र के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, वैसी बात नहीं है। लेकिन रेगुलर चेकअप करने से, एक्सपर्ट के पास चेकअप कराने से समय में अगर कुछ प्रॉब्लम रहा तो ट्रीट कर सकते हैं। कैंसर बड़ा शब्द है, लेकिन मॉडर्न टाइम में काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर कैंसर को समय में डिटेक्ट किया तो अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। यूरिनरी प्रॉब्लम्स कभी कभी छोटे रहते हैं, तकलीफ ज़्यादा देते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से और प्रॉपर काउंसलिंग और दवाई समय से लेने से काफ़ी टेंशन्स कम हो सकती है और यूरिन के प्रॉब्लम हम कंट्रोल कर सकते हैं। किडनी स्टोन्स हमारे देश में कॉमन है। अगेन राइट टाइम में डिटेक्शन होना ज़रूरी है। जी। और सबसे बड़ी बात, गूगल या कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए अच्छा है, हमें जानना ज़रूरी है, लेकिन उस हिसाब से अपने आप ट्रीटमेंट डिसाइड करना, अपने आप टेंशन ले लेना, अपने मित्रों से सलाह लेना, ये सही नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत बातें आती है, वो साइंटिफिकली सही है कि नहीं वो बताने के लिए आपको एक्सपर्ट चाहिए। बिल्कुल। सो मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसी प्रश्न आपके मन में आए, आप एक्सपर्ट को पूछिए। जी। अगर आपको कुछ सलाह दी गई है, वो ट्रीटमेंट के बारे में है, ऑपरेशन के बारे में है, अवॉइड मत कीजिए। अगर आपको डाउट है, ज़रूर सेकंड ओपिनियन लीजिए। लेकिन ये बहुत महत्व की चीज़ है कि जो डिजीज़ अगर हमने समय में उसको पकड़ लिया, समय में ट्रीटमेंट उनकी आपको सही तरह से मिल गई, तो आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए और वो क्योर होने की शक्यता बढ़ जाती है। जी। आई थिंक हेल्थ इज़ वेल्थ, वी ऑल नो। और आज के ज़माने में जहाँ इवन आफ्टर एज ऑफ 60, 70, 80 एंड 90 लोगों एक्टिव है, हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं जानता हूँ कि हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव हो रही है। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इट इज़ कमिंग एट अ कॉस्ट। सो यस, पहले 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ता था, अभी 2 दिन में ट्रीटमेंट हो जाती है। जी। लेकिन it's an expensive affair. जी। So I think most important thing is prevention, and that is having a good lifestyle changes, adequate water drinking, and time to time regular checkup. I think this will give a good roadmap for a good health, and I think that's the most crucial thing in modern time. जी। Thank you very much. डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।